नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वो सेट के ऊपर ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अब हम लोग जब नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर उनके ऑपरेशंस भी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज काउंटिंग सीखी, 1 से लेकर 100 तक मुझे काउंटिंग सिखा दी गई आज, ये आपको समझ है। तो जब मेरे को 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग सिखा दी गई तो उसके बाद मेरे को उन्हीं काउंटिंग के ऊपर एडिशन सिखाया जाता है, उन्हीं काउंटिंग के ऊपर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, उन्हीं काउंटिंग के ऊपर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर उनका एचसीएफ, एलसीएम, मतलब उनके ऊपर अलग अलग तरीके के ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। ये एचसीएफ एलसीएम तो उसके ऊपर ऑपरेशन में नहीं आता, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये नॉर्मली बेसिक से ऑपरेशन है जो नंबर्स के ऊपर हम लोग सीखते हैं। ये आपको समझ आया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम लोग जो है सेट पढ़ रहे हैं। तो सेट पढ़ने का मतलब अब हम लोग क्या करेंगे कि सेट के ऊपर ऑपरेशन सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके सामने नॉर्मली नंबर तो है नहीं, सेट क्या है, एक कलेक्शन है कुछ क्वांटिटी का, आपके पास जो क्वांटिटी वेल डिफाइन है उनका कलेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इनके सामने जो रिजल्ट आएगा वो वाले ऑपरेशन में हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद यहां पर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ये सारे ऑपरेशन देखेंगे। ये आपको समझ आया। यहां पर हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब नहीं देखते। सेट के ऊपर ये सब वैलिड नहीं होता। ये आपको समझ आया। इनकी हम लोग यहाँ पर किसी दो क्वांटिटी को जोड़ नहीं सकते। मान लीजिए हमारे पास सेट के अंदर अगर कोई दो नाम है, जैसे मान लीजिए एक में हमने अमन ले लिया, एक में हमने राम ले लिया, और दोनों को जोड़ नहीं सकते हम लोग। अमन और राम को जोड़ के क्या बनेगा, वो तो दोनों अलग अलग पर्सन है। तो ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब ऑपरेशन नहीं लगता। यहाँ पर ऑपरेशन की जगह यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशन लगते हैं। ये आपको समझ आया। तो इस वाली वीडियो में सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम के बाद हम लोग यूनियन की बात करेंगे। यूनियन के बाद हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करेंगे, और फिर इंटरसेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंस की बात करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेगा। ये आपको समझ आया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। देखिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम समझने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वेन डायग्राम नाम इसलिए है क्योंकि जिस बंदे ने इसकी खोज करी थी, जैसे आप लोग जानते हो हम लोग हर चीज को डायग्रामेटिकल मेथड से भी समझते हैं, हर चीज को ग्राफिकल मेथड से भी समझते हैं, चाहे वो नंबर्स की बात हो रही हो, चाहे वो इक्वेशंस की बात हो रही हो, या फिर चाहे किसी भी चीज की बात हो रही हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल आपके पास शेप होती है, हर चीज को हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। तो यहां पर हम लोग अब सेट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें सेट को भी ग्राफ के मेथड से आना चाहिए। ये आपको समझ है, क्योंकि ग्राफ का मेथड क्या होता है, बस वो हमारी विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, बस यही तो काम करता है। अगर हमको मान लीजिए किसी भी चीज का ग्राफ पता है तो हम लोग उसे अपनी नेचुरल लाइफ में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर का ग्राफ पता है, या फिर मुझे रेक्टेंगल का ग्राफ पता है कि रेक्टेंगल का डायग्राम कैसे बनता है, तो मैं किसी भी चीज को देख के बता सकता हूँ ये हाँ रेक्टेंगल है, और उसके ऊपर उसका एरिया निकाल सकता हूँ, वहां पर उसकी लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ कुछ भी निकाल सकता हूँ, मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये आपको समझ आया। तो जैसे मान वही, और अब मैंने उस चीज को देख लिया कि रेक्टेंगल में अपनी लाइफ में देख रहा हूं, उसका ही निकाल सकता हूं। तो ये मैंने अपना बोर्ड देखा, ये बोर्ड भी तो मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल ही है। इसका मतलब मैं उसको देख सकता हूं, इमेजिनेशन कर सकता हूं। बस ये मेरे पास जो एक हमारे घर में जो इस समय ये वॉल है, दीवार है, ये एक स्क्वायर है, मैं देख सकता हूं। ये जो चौक है ये थोड़ा सिलेंडर टाइप की है, मैं देख सकता हूं। तो बस ये ग्राफिकल मेथड जो होता है हमारी विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा इजी बना देता है। ये आप समझ रहे हो। हम लोग किसी भी चीज को
देखकर इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट थ्योरी का भी ग्राफिकल मेथड समझेंगे। तो उसको ग्राफिकल मेथड समझेंगे मतलब डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम लिखा हुआ है, और वैन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिस बंदे ने इसकी खोज करी थी उसके नाम का सरनेम जो था वो वैन था। तो उनको ऑनर देने के लिए, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो फादर है किस चीज के, इस डायग्राम के, जो क्योंकि उन्होंने जो है वो डायग्राम खोज के दिया था, इसका मतलब उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनको ऑनर देते हैं, इसलिए हमने उनके नाम पे ही इस डायग्राम को रख दिया। तो ये डायग्राम आपका बन गया वेन डायग्राम। ये समझ आया? कोई पूछेगा वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम क्यों है, तो आप बता दीजिएगा क्योंकि जिस बंदे ने इसकी खोज करी थी उनका सरनेम वैन था, तो उनको ऑनर और रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग इस डायग्राम को वेन डायग्राम के नाम से बुलाते हैं। ये आपको समझ आया? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जब वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि वेन डायग्राम सेट के ऊपर वैलिड है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहली कंडीशन आती है कि वेन डायग्राम जो है वैलिड ऑन सेट। ये सेट के ऊपर वैलिड है क्योंकि आप इसमें नंबर्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। सेट के अंदर जो भी डाटा होगा, जो भी कलेक्शन होगा उसके ऊपर बात होगी, लेकिन जनरली नॉर्मली एक नंबर्स की, सिर्फ मान लीजिए आपके सामने सिर्फ 1 2 3 लिखा है, अब वो 1 2 3 सेट नहीं है, सिर्फ उसने 1 2 3 लिख दिया, तो ये वेन डायग्राम उसके लिए वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर 1 2 3 सेट के अंदर लिखा है, मतलब 1 2 3 के बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो वेन डायग्राम उसके लिए वैलिड हो जाएगा। मैंने भी आपके सामने ये बोला कि मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3 लिखा है, तो ये वेन डायग्राम वैलिड नहीं होगा। ये आपको समझ आया? क्योंकि ये इस समय सेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1 2 3 के ऊपर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वेन डायग्राम वैलिड हो जाएगा। ये आपको समझ आया? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगाने का मीनिंग होता है मैं इस समय सेट की बात कर रहा हूं, और जो भी एलिमेंट ये 1 2 3 रखा हुआ है वो सेट के अंदर रखा है। ये आपको समझ आया? हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट वेन डायग्राम का आता है कि वो सेट के ऊपर वैलिड होता है। उसके बाद सबसे मेन कंडीशन वेन डायग्राम की ये आती है कि आप यहाँ पर जिस सेट की भी बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर जिस सेट की भी बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस सेट का आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। मैं क्या बोला, दोबारा रिवाइज करूंगा। मैंने बोला आप यहाँ पर जिस सेट की बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर आपको उस सेट का यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है और हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको यूनिवर्सल सेट ना दे। ये आपको समझ आए? और यूनिवर्सल सेट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये आपको समझ आया? तो जिस सेट की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 की बात हो रही थी, तो आपके सामने नेचुरल नंबर इसका यूनिवर्स हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पर ABC की बात हो रही हो तो इंग्लिश अल्फाबेट उसका यूनिवर्स बन जाएगा। इसी तरीके से जिसकी भी बात हो रही हो, मेरी बात हो रही होगी, तो यहाँ पर इस दुनिया में रहने वाले सारे के सारे ह्यूमन पर्सन, जितने भी पर्सन है वो यूनिवर्स बन जाएंगे। तो बस आपको किसी भी चीज का यूनिवर्सल सेट निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर नीड यूनिवर्सल सेट, आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको आना चाहिए। ये आपको समझ आया? हो सकता है क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में ना बताए, तो इसलिए हमें खुद आना चाहिए वो वाला। अब देखिए ये किस तरीके से बनाया जाता है। कंडीशन आपकी वही है कि जिस तरीके से वैन ने बनाया था इस डायग्राम को, उसी तरीके से सेम हम लोग भी यहाँ पर बनाएंगे। तो उन्होंने क्या करा था कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट है ए नाम का, आपके सामने कोई भी एक सेट है, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने जब a इज इक्वल टू कोई एक सेट है तो उसका यूनिवर्सल सेट भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये आपको समझ आया? किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही सेट है हमारे पास, हम लोग यहाँ पर एक सेट होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, 2 सेट होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, 3 सेट होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है। आपके में मैक्सिमम 3 तक है, वरना तो 4 5 6 7 चलता ही चला जाता है। ये आपको समझ आया? तो ये जो आपके पास a इज इक्वल टू, मान लिया हमने कोई एक ही सेट है और सबसे पहले उस एक सेट का हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे निकाल लिया। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले आउटर की साइड में, आउटर साइड मतलब बाहर की साइड में एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएंगे। स्क्वायर बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाना है, बस एक क्लोज फिगर बना देना है। ये आपको समझ आया? जो कि कुछ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप का होगा। ये आपको समझ आया? अब ये जो आपने क्लोज फिगर बनाया है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप का, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है।
ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, मतलब इसके आउटसाइड में, इस स्क्वायर के आउटसाइड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से हम लोग अपने मानते हैं, हम लोग जानते हैं, जब हम लोग अगर मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ की बात करें तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी जो भी यूनिवर्स होगा, आज तक हम लोगों ने जितना भी यूनिवर्स देखा है उसके बाहर और कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं, हम लोग यही तो बोलते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि रियल लाइफ ही तो मैथमेटिक्स है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा का पूरा यूनिवर्स है, हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ इसमें रखा हुआ है, ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में, मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो रेक्टेंगल का नाम लूंगा। मैं ये बोल दूंगा कि मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्स इस रेक्टेंगल में रखा हुआ है और इसके आउटसाइड में यहां पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपको समझ आया? अब यहां पर जो भी यूनिवर्स होगा वो सारी की सारी क्वांटिटी मैं यहां पर फिक्स कर दूंगा। उसके बाद कंडीशन आती है ये वाले सेट ए की। अब ये जो ए सेट है वो इस यूनिवर्स के अंदर से ही निकला है। जैसे मान लीजिए मिल्की वे गैलेक्सी पूरे के पूरे यूनिवर्स से निकली है, अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी से निकला है, हम लोग अर्थ से निकले हैं, मतलब अर्थ के अंदर रहते हैं। तो वही सारी बात है कि उसी तरीके से जो ये वाला सेट है वो कहां से मिला है आपको, वो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स से मिला है। मतलब ये वाला सेट यूनिवर्स के अंदर रखा हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इस सेट को बनाने के लिए अगली बार हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग सर्कल का यूज करें, रेक्टेंगल का यूज करें। वो तो जब वैन इस चीज को बना रहे थे, जो मैथमेटिशियन वैन थे, जब उन्होंने इस चीज की खोज करी थी तो उन्होंने सर्कल का ही यूज करा। तो बस उनको रेस्पेक्ट देते हैं हम लोग। क्या आपको समझ आया? और किसी भी चीज को रेस्पेक्ट देना सबसे बड़ी बात होती है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई काम करा है और आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो आने वाले 4 पर्सन और सोचेंगे कि अगर मैंने भी कुछ ऐसा ही काम करा तो मुझे भी ऐसी ही रेस्पेक्ट मिलेगी। तो बस यही एक फायदा होता है हमारा। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि अपने यूनिवर्स को तो रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया या फिर स्क्वायर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डायग्राम बना होना चाहिए इस शेप का। उसके बाद जो ये आपका सेट है वो यूनिवर्स के अंदर से निकला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेट को सर्कल से डिनोट करेंगे और उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये हमारा जो सेट है, समझ आया, हमने सर्कल से डिनोट करा, जो ये हमारा सेट है इसका नाम है ए। ये आपको समझ आया? अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास ए में टोटल एलिमेंट है 1 2 3 और 4, या फिर मैं कुछ अलग अलग ले लेता हूं समझाने के लिए। मैंने मान लिया आपके पास 1 है, 5 है, 9 है और 3 है। ये आपको समझ आया? ए के पास इतने हैं और इसका पूरा का पूरा यूनिवर्स 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। ये आपको समझ आया? 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, क्योंकि ये 1 3 5 9 कहां से निकला है, ये 1 से लेकर 10 में से निकला है। ये आपको समझ आया? अब आगे देखिए कैसे फील करोगे। आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ रहे हो कि आपके पास जो भी ये एलिमेंट है 1 3 5 और 9, ये 1 3 और 5 और 9 कहां से आया है, यहां से आया है। आप लोग देख सकते हो ये ए के अंदर लिखा हुआ है 1 3 5 9। तो आप क्या करोगे, इस ए के अंदर वही एलिमेंट फिल करोगे जो यहां सेट के बाहर रखा हुआ है। तो यहां पर सेट के बाहर क्या क्या रखा है, 1 रखा है, 3 रखा है, 5 रखा है और 9 रखा है। तो आप भी 1 3 5 9 क्या करोगे, इस ए के अंदर फिल करोगे। ये आपको समझ आया? और यूनिवर्स में तो 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग थी, मतलब 1 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब लिखा हुआ है। ये आपको समझ आया? मतलब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब रखा हुआ है, लेकिन उसमें से 1 3 5 और 9 आप पहले ही फिल कर चुके हो। अगर कोई चीज आप इस यूनिवर्स में फिक्स करोगे, इसका मतलब वो इस सेट में तो ऑटोमेटिकली जाएगा। एग्जांपल के लिए समझा सकता हूं, मान लीजिए समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ये नेचुरल ट्रूथ नहीं है, मैंने समझाने के लिए मान लिया इस दुनिया में जितने भी स्टार हैं वो सारे के सारे समझाने के लिए सर्कल टाइप के हैं। आपको समझ आया? इस सर्कल मतलब स्फेरिकल टाइप के हैं। इस दुनिया में जितने भी स्टार हैं, समझा रहा हूं बस, क्योंकि कोई हो सकता है कोई उबड़ खाबड़ है, कोई कैसा है। इस दुनिया में जितने भी स्टार हैं वो सारे के सारे सर्कल टाइप के हैं, मतलब वो गोल है। तो क्या ये तो जब गोल है तो इसका मतलब अब
पूरे के पूरे यूनिवर्स में सारे के सारे स्टार गोल है। तो इसका साफ साफ मीनिंग आता है कि हम लोग जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं धरती, वो भी गोल है। समझाने के लिए ये आपको समझ आया। हमारा जो चांद है वो भी गोल है, हमारा जो सूरज है वो भी गोल है। पता नहीं कहीं दूर, कहीं हमसे पता नहीं कितने लाइट ईयर्स दूर कोई एक प्लैनेट होगा, वो भी गोल होगा। तो समझ, वही मीनिंग सी बात है कि अगर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारी की सारी काउंटिंग आ रही है, मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आ रही होंगी। तो उसमें से 1, 3, 5 और 9 में सेट के अंदर भर चुका हूं। तो मेरे पास जो जो रिमेनिंग बची है वो मैं क्या करूंगा, आउटसाइड भर दूंगा। ये आपको समझ आया। तो कौन कौन सी रिमेनिंग बची है, 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है और 7, 8 और 10। ये आपको समझ आया। तो ये मैंने यहाँ पर आउटसाइड की तरफ भर दिया। मैं कहीं पर भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर एक सेट की बात थी कि जब आपको सिर्फ एक सेट देगा तो आपको वेन डायग्राम में किस तरीके से बिहेवियर लाना है। ये आपको समझ आया। आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर दें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 साइड की बात करेंगे। अगर सामने वाले पर्सन ने हमें 2 साइड दे दिया तो हम लोग किस तरीके से देखेंगे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 2 सेट के ऊपर बात करेगा, कोई भी 2 अलग अलग सेट है हमारे सामने। एक सेट है ए नाम का, एक सेट है बी नाम का, और इन दोनों का कोई ना कोई यूनिवर्स जो है वो जरूर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब एक कोई ना कोई एक अनदर ऐसा सेट जरूर एग्जिस्ट करता है जहां से ए भी निकला है और जहां से बी भी निकला है। ये आपको समझ आया। अब देखिए, वही तरीका तो वही है हमारे सामने कि सबसे पहले इस यूनिवर्स को दिखाने के लिए हम लोग अपना एक कुछ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल टाइप का शेप बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से क्लोज होगा, और वो हमारा यूनिवर्स है, उसके आउटसाइड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात ये आती है कि हमारे सामने 2 सेट है। 2 सेट होने का मतलब हम लोग 2 सर्कल बनाएंगे। तो जब 2 सेट है तो इसका मतलब 2 सर्कल बनाएंगे। तो मेरे सामने 2 कंडीशन है। समझ आया मैंने क्या बोला? मेरे सामने 2 सेट है, क्योंकि अब हम लोग वेन डायग्राम में 2 सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब हम लोग 2 सेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे। और जब 2 सर्कल बनेंगे तो मेरे पास इस समय 2 कंडीशन है। किस तरीके से बना सकता हूं मैं? हो सकता है उन सर्कल को ऐसे अलग अलग बना दूं, ये समझ आया। और हो सकता है मैं उन सर्कल को ऐसे बनाऊं, फिर दूसरे में ही डाल के इस ऐसे बना दूं, मतलब ऐसे उनको आपस में कनेक्ट कर दूं। जैसे ऑडी का साइन नहीं होता, ऑडी जो कार होती है उसका साइन, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट नहीं होते शायद, वो तो अलग अलग होते हैं। जैसे भी होता है, मतलब समझ जाइए, मुझे नहीं पता, शायद इस तरीके से ही होता है, अलग अलग नहीं होते, मैंने देखा भी नहीं है। तो ये आपके पास यूनिवर्स है, हो सकता है मैं इसको आपस में ऐसे कनेक्ट करके बना दूं, या फिर हो सकता है मैं यहाँ पर उसको अलग अलग बना दूं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बनाना तो कोई एक ही पड़ेगा। अब इन दोनों में से कौन सा एक बनाना है वो हमें खुद देखना पड़ेगा। आओ दिखाता हूं मैं। देखो, मान लो मेरे पास, अगर मैं इस डायग्राम को बनाता हूं तो इस डायग्राम को बनाने का साफ साफ मतलब है कि मेरे पास जो ए सेट है और जो बी सेट है उसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से नहीं सटे हैं, उनमें आपस में कुछ भी मिक्सिंग नहीं हो रही। मिक्सिंग नहीं होने का मतलब वो इस तरीके से सट नहीं रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिक्स नहीं हो रहा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि जब मैं इस वाले डायग्राम को बनाऊंगा तो इस वाले डायग्राम को बनाने का मतलब है कि ए सेट जो है और जो बी सेट है वो आपस में पूरी तरीके से अलग है। अब सामने वाले पर्सन ने सेट दिया है, अब हमें नहीं पता जो उसने सेट यहाँ पर ए और बी हमें दिया है वो कुछ अलग है या फिर उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, हमें नहीं पता। सामने वाले की सोच को तो आप नहीं समझ सकते ना, तो आपको नहीं पता कि ए सेट कैसा है, बी सेट कैसा है। हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन हो जाए, हो सकता है दोनों में कुछ कॉमन ना हो। तो अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये वाला सेट आपका वैलिड है, लेकिन अगर दोनों में कुछ कॉमन हो गया तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग क्या करोगे कि इस वाले का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इस वाले का यूज करने में अगर दोनों में कुछ कॉमन हो गया तो उसे तो आप यहां पर फिक्स कर दोगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो आपका मिक्सिंग वाला पॉइंट है। ये आपको समझ आया? और अगर दोनों में कुछ नहीं हुआ तो आप यहां पर कुछ भरोगे ही नहीं, इसे खाली रहने दोगे, बाकी जितने एलिमेंट है वो यहां भर दोगे और यहां भर दोगे। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर हम लोग इसी नीचे वाले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का यूज करने में फायदा हमें ये होगा कि अगर दोनों में
कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है तो उसे हम लोग यहाँ पर मिडल में फिल कर देंगे, और अगर हमारे पास कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम लोग यहाँ मिडल वाले को खाली छोड़ देंगे। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग जब हमारे पास दो सेट गिवन होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, वही सर्कल बनेगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सर्कल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उन दोनों सर्कल को हम आपस में सटा के बनाएंगे कि हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट, कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रही हो। ये आपको समझ आया? इन सेट का नाम दे देंगे। ये सेट हमारे सामने A है और ये सेट हमारे सामने B है। ये भी आपको समझ आया? बाहर लिख देते हैं, चलिए, वरना लगेगा अंदर लिखा हुआ है हमने। समझ आया? वरना हमें ये लगता है कि हमने सेट के अंदर A और B फिल करा है, तो हमने बाहर लिख दिया इस सेट का नाम A है और इस सेट का नाम B है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के आउटसाइड में कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब देखिए, अब जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लिया मैंने यूनिवर्स मान लिया पूरा का पूरा 1 2 3 4 और 5। ये आपको समझ आया? A इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1 2 और B इज इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ पर 2 3। ये आपको भी समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम लोग अगर वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले A को देखो, यूनिवर्सल को मत देखो। सबसे पहले अंदर सेट के एलिमेंट फिल कर दो, फिर जो जो बचेगा तब जाके यूनिवर्सल पे देखना। ये समझ आया? तो सबसे पहले इस A को देखो। A को देखने का मतलब है कि आपको A के अंदर 1 और 2 फिल करना है। तो मैंने क्या करा, A के अंदर 1 और 2 फिल कर दूंगा, ठीक है। अब उसी के हाथ लगे क्या देख लो, B को ही देख लो। B के पास कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। तो एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि A के पास भी 2 लिखा हुआ है और B के पास भी 2 लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिलने की वजह से ही तो मैंने ये डायग्राम बनाया है, वरना मैं उनको अलग अलग भी तो बना सकता था। ये आपको समझ आया? तो जब मेरे को यहाँ पर 2 पॉइंट जो है उन दोनों के बीच में कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले इस कॉमन वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, समझ रहे हो? ये वाला हिस्सा इस वाले के अंदर भी आ रहा है और ये वाला हिस्सा इस वाले के अंदर भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है वो कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं भर दूंगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर भरने से ये वाला 2 जो है वो A के अंदर भी आ गया और ये वाला 2 जो है वो यहाँ B के अंदर भी आ गया। मैं अलग अलग नहीं भर सकता 2, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ भी 2 भर दिया और यहाँ भी 2 भर दिया, इसका मतलब वो 2 जो अलग अलग लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर लिखा हुआ है। ये समझ आया? अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 भर दिया और यहाँ पर भी मान लीजिए मैंने 2 भर दिया, तो 2 बार 2 भरने का मतलब है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर ये वाला जो 2 है वो 2 बार लिखा हुआ है। ये आपको समझ आया? तो जब पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर 2 2 बार लिखा हुआ है, यूनिवर्स क्या है? एक सेट है, तो क्या सेट के अंदर कोई एलिमेंट 2 बार आ सकते हैं? नहीं आ सकता। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं। तो ये आपके सामने कंडीशन गलत हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करा, उसको यहाँ मिडल में भरा ताकि वो A वाला पोर्शन भी कवर कर ले और वो B वाला पोर्शन भी कवर कर ले। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब A के पास क्या बचा? 2 के अलावा 1 बचा, तो 1 में A के पास फिक्स फिल कर दूंगा, और B के पास 2 के अलावा क्या बचा? 3 बचा, तो मैं यहाँ पर 3 फिल कर दूंगा। ये आपको समझ आया? अब इस 1 2 और 3 के अलावा यूनिवर्सल में जितना भी बचा वो सारा का सारा आउटसाइड की तरफ फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा? 4 बचा और 5 बचा, तो मैं कहीं पर भी 4 लिख दूंगा और कहीं पर भी यूनिवर्स में बाहर की तरफ 5 लिख दूंगा। ये आपको समझ आया? तो फिर ये मेरा डायग्राम 2 सेट्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये 2 वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे सामने वाले पर्सन ने 3 सेट दे दिया कि अगर आपको 3 सेट बनाना हो, अगर आपके सामने 3 सेट गिवन हो तो उसको वेन डायग्राम में कैसे बनाओगे? तो उसका भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 सेट दिया होगा, तो 3 सेट दिया होने का मतलब A भी दिया है, B भी दिया है और C दिया है, कोई 3 अलग अलग सेट है, उसका कोई ना कोई यूनिवर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये आपको समझ आया? तो वही सेम तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बाहर की तरफ एक यूनिवर्स बनाएंगे। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिए,
जिस तरीके से हमने सेकंड वाले में समझा था और ये बोला था कि हो सकता है ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिल जाए। अब यहां देखिए आपके पास तीन अलग अलग सेट लिखे हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ए बी सी में कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसा हो सकता है कि ए बी में मिल जाए सी में ना मिले, ऐसा हो सकता है कि बी सी में मिल जाए ए में ना मिले, ऐसा हो सकता है कि ए सी में मिल जाए बी में ना मिले, ऐसा हो सकता है कि ए बी सी में ही ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है ए बी सी तीनों में कॉमन मिल जाए। मतलब बहुत सारी कंडीशन है जो यहाँ ए बी सी सेट के ऊपर फॉलो हो सकती है। ये आपको समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के जो भी डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से ही बनाएंगे ताकि वो अपनी कंडीशन को फुलफिल करके चले, उनके बीच में कुछ कॉमन मिले या कुछ कॉमन ना मिले, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये आपको समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये हमारा यूनिवर्स तो हमने बना ही दिया है, हम अंदर की तरफ एक सेट बनाएंगे ए नाम का। ये हमने ए सेट बना दिया। अब हमें ए बी सी को इस तरीके से बनाना है ताकि उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। तो हम बी भी बनाना जानते हैं, हमने बी भी बना दिया कि अगर कुछ कॉमन होगा तो हम यहां फिल कर देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिल करेंगे ही नहीं। अब सी भी हमें ऐसा बनाना है कि वो ए में भी मिल रहा हो थोड़ा सा और थोड़ा सा बी में भी मिल रहा हो, क्योंकि हो सकता है सी का ए और बी के साथ कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। सामने वाली कंडीशन में तो कुछ भी दे सकता है ना, तो हो सकता है उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। या आपको समझ आया? तो सी मेरे को ऐसे बनाना है ताकि वो ए के साथ भी मिक्सअप करे और बी के साथ भी मिक्सअप करे, मतलब कंबाइन हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए ऐसे बनाऊंगा ताकि ये वाला देखिए डायग्राम जो मैंने सी बनाया, ये वाला जो सी है वो थोड़ा सा बी के साथ भी मिल गया और वो थोड़ा सा ये ए के साथ भी मिल गया। ये समझ आया? तो ये मेरा जो है वो तीन वाला डायग्राम कॉमन हो जाएगा। अब यहां पर ये समझ आया आपको बनाना? ठीक है। अब यहां पर सबसे पहली बात देखिए, आपके पास जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अच्छा एक चीज देख सकते हो कि जो ये वाला पॉइंट है वो इस ए के अंदर भी आ रहा है, इस वाले ए के अंदर भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाले बी के अंदर भी आ रहा है और इस वाले सी के अंदर भी आ रहा है। तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बोल के आपको समझाऊंगा, बाकी आपको इमेजिनेशन तो देख करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इस ए के अंदर भी आ रहा है, इस बी के अंदर भी आ रहा है और इस सी के अंदर भी आ रहा है। ये आपको समझ आया? इसका मतलब ये तीनों के पास है, तो ये तीनों का कॉमन पॉइंट है। किस किस का? ए बी सी का कॉमन पॉइंट है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को आप लोग देख सकते हो, ये ए के पास भी आ रहा है और यही वाला पॉइंट सी के पास भी आ रहा है। मतलब ये किस किस का कॉमन पॉइंट है? इसका और इसका। इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम क्या है? सी। तो ये ए और सी का कॉमन पॉइंट है। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट किस किस के बीच में से आ रहा है? बी में से और सी में से। इसका मतलब ये बी और सी का कॉमन पॉइंट है। ये समझ आए? जो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ये जो सिर्फ आपके सामने ये इतना सा हिस्सा है, समझ रहे हो? ये वाला, ये ऐसा और ये ऐसा, सिर्फ इतना सा जो हिस्सा है ये वाला बी और सी का कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये जो बीच वाला मिडल था वो तो ए का भी कॉमन पॉइंट आ गया, वो तो ए बी सी तीनों का कॉमन पॉइंट आ गया। लेकिन सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, सिर्फ इतना सा हिस्सा बी और सी का कॉमन पॉइंट है। उसी तरीके से सिर्फ इतना सा हिस्सा जो ये आपके सामने लिखा हुआ है वो सिर्फ ए और सी का कॉमन पॉइंट है। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है वो ए और बी का कॉमन पॉइंट है, तो आपके सामने ए और बी आ गया। ये आपको समझ आया? फिर अब यहां पर आपके पास अकेला सी है, ये वाला अकेला ए है और ये वाला अकेला बी है। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर तीन वाले का डायग्राम था। अच्छा, तीन वाले का डायग्राम जो है आपके एग्जामिनेशन पर्पस से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे मेरे को देख रहे हैं और उन्हीं के लिए मैंने स्पेशल अभी वीडियो बना रहा हूं, तो अभी इतना ब्रीफ में समझा रहा हूं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ आया? आपको आगे चल के इसकी एप्लीकेशंस करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उन एप्लीकेशन में इस डायग्राम का यूज होता है। तो आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं करना, तीन ऐसे ऐसे सर्कल बनाने हैं ताकि उनको इस तरीके से बना दो। चित्र बनाना तो आता है सबकी, ड्राइंग तो सबकी अच्छी है, तो ऐसे बना दो। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्या क्या है, कौन सा पॉइंट क्या क्या है। ये बीच वाला, ये ए बी सी तीनों का कॉमन पॉइंट है। ये जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, अगर ये ए है और ये सी है तो ये वाला पॉइंट ए और सी का कॉमन पॉइंट है।
जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है वो बी और सी का कॉमन पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है वो ए और बी का कॉमन पॉइंट है, जो सिर्फ ये वाला पॉइंट है वो सिर्फ बी का कॉमन पॉइंट है, जो सिर्फ ये वाला पॉइंट है वो सिर्फ ए का कॉमन पॉइंट है, और जो सिर्फ ये वाला पॉइंट है वो सिर्फ सी का कॉमन पॉइंट है। समझ आया? ठीक है। और आपके में 3 तक ही है तो हम लोग यहाँ पर 3 तक ही बनाएंगे, वरना सेम इसी तरीके से 4 का भी होता है, जहां पर हम लोग इसको इस तरीके से हटाएंगे कि वो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। ये समझ आएगा? तो बस वो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर सरक जाएगा और आपका एक सर्कल और इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको समझ आया? लेकिन आपके में 3 तक है तो आप लोगों को 3 तक ही बताया जाएगा। हाँ, अगर आपको 4 तक चाहिए, 5 तक चाहिए, मेरे को आते हैं, क्योंकि जो ट्विटर का आपने ट्विटर का नाम तो सबने ही सुना है, तो ट्विटर का जो शायद सिंबल है वो ऐसे चिड़िया सी टाइप का, वो बहुत सारे सर्कल से मिक्स होके बना है, तो उन सर्कल में इन्हीं चीज का यूज हो रहा है, इन्हीं छोटे छोटे कॉमन पॉइंट का यूज हो रहा है। ये आपको समझ आया? अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तो इसमें सिर्फ 3 बना दे रहा हूं। ये आपको समझ आया? देखिए, मैं वहां समझा दूंगा जब अगर किसी का मतलब मन हुआ, किसी ने बोला कि सर वो वाला भी बताओ कि कैसे ट्विटर जो है, ट्विटर का सिंबल कैसे बना, कैसे कैसे सर्कल मिक्स होकर ट्विटर का सिंबल बना रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा उसके ऊपर, मेरा काफी मन भी है, लेकिन कमेंट करना पहले अगर चाहिए तो। आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारा वेन डायग्राम जो था उसका जनरल नॉलेज हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर आ गए हैं। अभी तो हम सिर्फ आपको वेन डायग्राम समझा रहे थे कि अगर किसी भी चीज को आप ग्राफिकल मेथड में देखोगे तो ग्राफिकल मेथड में सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब अभी तक हम आपको ये बता रहे थे, ये समझ आया? थोड़ा देर में बताया, मतलब थोड़ा काफी लंबा बताया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर आ गए। तो सेट में यहाँ पर प्लस की जगह एक ऑपरेशन यूज होता, मतलब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह एक ऑपरेशन यूज होता है जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। बहुत ही ज्यादा आसान है, इनमें कुछ काम नहीं करना होता। देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस की जगह आपके ऑपरेशन यूज होते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा सेट दिए हुए हो। कितने भी सेट हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, एक नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन जो होता है वो 2 के बीच में लगता है। ये आपको समझ आया? अगर 1 के बीच में लगाओगे तो खुद के साथ ही करना पड़ेगा। जैसे 2 को 2 के साथ जोड़ो, 5 को 5 के साथ जोड़ो, 5 में से 5 घटाओ, तो ये खुद के साथ होता है। वरना हर चीज 2 या 2 से ज्यादा पे लगती है। जैसे 3 में 6 जोड़ दिया, 10 में 12 जोड़ दिया, 12 में से 5 घटा दिया, ऐसे। ठीक है? हाँ, खुद में से खुद भी होता है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सेट हो। ये आपको समझ आया? तो अगर आपके सामने 2 या, मैं इसको काफी बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अगर आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा सेट है तो आपको क्या करना है, उनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए क्या करोगे, उनको आपस में कंबाइन करके लिख दो। कंबाइन करने का मतलब उनको आपस में जोड़ के लिख दो। ये आपको समझ आया? जोड़ के लिखने का मतलब जो सेट यहाँ के लिखे हुए हैं, मतलब जो एलिमेंट इस सेट के पास है और जो एलिमेंट इस सेट के पास है, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट भी आ जाए और ये वाले सारे एलिमेंट भी आ जाए। ये समझ आया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर यूनियन की बात होती है तो यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आप लोग काफी अच्छे समझते हो, किसी भी चीज को कंबाइन करना। कंबाइन करने का मतलब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसको आपस में कंबाइन कर दो, मिला दो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि अगर आप लोगों के स्कूल में या फिर आप लोगों की कोचिंग्स में ऐसा होता है कि कोई किसी दिन टेस्ट चल रहा हो या किसी दिन टीचर को कोई प्रॉब्लम होती है, ज्यादा बैच नहीं पढ़ा सकता, तो वो क्या करता है, 2 या 3 बैच को आपस में कंबाइन कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए सुबह उसने 10 बजे वाला बैच कंबाइन कर दिया और रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे वाला बैच कंबाइन करा, तो 10 बजे वाले सारे बच्चे और 5 बजे वाले सारे बच्चे किसी ना किसी एक फिक्स टाइम पे आते हैं और उस फिक्स टाइम पे 10 वाले सारे बच्चे भी होते हैं और 5 वाले सारे बच्चे भी होते हैं। तो वही काम होगा यहाँ पर कंबाइन में भी। मान लीजिए मेरे को किसी भी 2 सेट A इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 और B इज इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ पर 2 5 और 6। ये आपको समझ आया?
अब ए और बी को मेरे को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा जहां पर इसके सारे एलिमेंट भी आ जाए और इसके सारे एलिमेंट भी आ जाए। तो यहां पर देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहां 1 2 3 लिख दूंगा। उसके बाद यहां पर 2 5 6 लिखा हुआ है, लेकिन 2 तो मैं पहले ही ले जा चुका हूं, दोबारा लिख दूंगा तो सेट के अंदर कोई भी 2 रिपीटिंग नहीं होती, तो इसलिए मैं 2 को दोबारा नहीं लिखूंगा। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास 5 बचा और 6 बचा, तो मैं यहां पर 5 भर दूंगा और 6 भर दूंगा। ये आपको समझ आया? तो ये मैंने उसको यहां पर कंबाइन करके लिख दिया। ये आपको समझ आया? अगर यहां पर 1 2 3 के अलावा ABC होता तो मैं यहां पर 1 2 3 के अलावा ABC भर देता। बस यही तो मतलब होता है कंबाइन का, कि अगर आपके सामने कोई 2 अलग अलग सेट दिए हो तो उनको कंबाइन करने का मतलब है कि उनको एक ऐसा सेट में भर दो जहां पर A के सारे एलिमेंट भी आ रहे हो, B के सारे एलिमेंट भी आ रहे हो। 3 का यूनियन करना है तो वहां पर C के सारे एलिमेंट भी आ रहे हो। 4 का यूनियन करना है तो उसका चौथा अनदर सेट D मान लिया, उसके सारे एलिमेंट्स भी आ रहे हो। तो बस यही काम तो करना है। यही होता है यहाँ पर यूनियन का मतलब। यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जो भी आपको डिफरेंट या फिर सेम सेट्स दिए हुए हैं उनको आपस में कंबाइन करके लिखना। ये आपको समझ आया? अब यूनियन के सिंबल की बात कर लेते हैं। यूनियन का स्टार्टिंग किससे हो रही है? यू से, तो इसका सिंबल सिंपल यू बनेगा बस। अच्छा, किसी के मन में अब ख्याल आ गया होगा कि यू तो आपका यूनिवर्सल सेट का भी सिंबल था और यू आपका यूनियन का भी सिंबल है। तो अगर आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोवर होगे तो मैंने आपको बताया होगा कि यूनिवर्सल सेट का जो यू होता है उसके बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे लाइनिंग सी निकली हुई होती है। यूनिवर्सल सेट के यू में बाहर की तरफ ऐसे छोटी सी लाइनिंग सी निकली होती है। अपनी किताब में ध्यान से देखना, निकली हुई है। जबकि यूनियन सिर्फ ऐसा होता है, बस बन गया, सिर्फ यू बनाते हैं, वहां पर कोई लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होते। तो यहां पर हमने किस किस का यूनियन निकाला था? ए का और बी का। तो हमारा जो आएगा ये वाला सेट बना वो क्या बन गया? ए यूनियन बी। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर ए यूनियन बी का मतलब था। आगे बढ़े, ठीक है। अभी हम लोग यूनियन पे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अभी आपको छोटी छोटी चीजें बतानी है। अब चलो यही बता देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बिल्कुल। हाँ, अब मान लीजिए यहां पर समझने वाली बात है। देखिए, अगर मैंने मान लिया कोई मेरे पास क्वांटिटी है x जो है, कोई भी मैंने मान लिया x जो है वो यहां से बिलोंग कर रही है। यहां से बिलोंग करने का मतलब x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है और c भी हो सकता है। तो ये 6 अलग अलग नाम बोलने से अच्छा है मैंने कोई एक नाम दे दिया। और मैथमेटिक्स का सबसे प्यारा नाम क्या होता है? x। तो यहां पर मैंने मान लिया उसका नाम जो है वो x है। ये आपको समझ आया? x का मतलब 1 2 3 ABC में से कुछ भी हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा। अब मान लिया मैंने एक फिक्स एलिमेंट को कि x बराबर मेरा 2 है। ये आपको समझ आया? तो अगर x बराबर मेरा 2 होगा तो क्या वो वाला 2 इस a में आ रहा है? आ रहा है। तो क्या वो वाला 2 इस b में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये समझ आया? इसका मतलब अगर x मेरा कोई एक फिक्स क्वांटिटी बन गया तो वो हो सकता है किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा हो, किसी अनदर सेट में बिलोंग ना कर रहा हो। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस समय a उठाया, तो आप लोग देख सकते हो a जो है यहां पर बिलोंग कर रहा है लेकिन यहां पर बिलोंग नहीं कर रहा। ये आपको समझ आया? तो आपके सामने कंडीशन आ गई कि अगर आपने कोई एलिमेंट a यूनियन b से उठाया तो वो हो सकता है यहां बिलोंग किसी एक सेट में बिलोंग कर जाए, दूसरे सेट में बिलोंग ना करे, या फिर इधर से कुछ मतलब कुछ भी उठाया तो किसी सेट में बिलोंग कर जाए, किसी अनदर सेट में बिलोंग ना करे। तो यूनियन वाली कंडीशन में कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि अगर आपने कोई एलिमेंट किसी यूनियन से उठाया तो आपके सामने रिजल्ट ये आया कि हो सकता है वो किसी एक सेट में बिलोंग कर रहा हो और दूसरे सेट में बिलोंग ना कर रहा हो, लेकिन किसी ना किसी एक में तो जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि तभी वो यूनियन में आया, वरना वो यूनियन में आ ही नहीं पाता। ये आपको समझ आया? तो आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ है वो 2 यहाँ तो पक्का बिलोंग कर रहा है लेकिन यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। समझ आया आपको? जैसे 5 देखिए, क्या यहां कहीं 5 लिखा है? नहीं लिखा।
क्या यहां कहीं 5 लिखा है? नहीं लिखा, तो वो उसके यूनियन में भी नहीं आएगा। क्या यहां कहीं 10 लिखा है, 10 लिखा है? नहीं लिखा। क्या यहां कहीं 10 लिखा है? नहीं लिखा, तो वो उसके यूनियन में भी नहीं आएगा। तो अगला रिजल्ट आता है, स्टार डाल के लिख लीजिएगा कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहे, आपके पास कोई भी एलिमेंट्स है वो किसी भी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो उसके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। ये आपको समझ आया? लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में बिलोंग कर जाता है, जैसे 3 यहां बिलोंग कर जाता है, यहां करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो यूनियन में कंपलसरी आएगा। ये आपको समझ आया? तो रिजल्ट ये निकलता है कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में, ये समझ आया? मतलब x या तो a में से कुछ आ रहा है, या तो या का मतलब इंग्लिश में और होता है, या का मतलब और, तो x बिलोंग कर रहा है a में, या का मतलब और, या फिर x बिलोंग कर रहा है b में। x जो है वो बिलोंग कर रहा है b में। क्या आपको समझ आया? अगर x मेरा कहीं पर भी a में है या फिर x मेरा कहीं पर b में है, आपके पास वो a का मतलब 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और सेट हुआ तो उसमें से भी कुछ भी हो सकता है, और b का मतलब इस abc में से कुछ भी हो सकता है, अगर कोई और सेट हुआ तो उसमें से भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास अगर x जो है वो या तो a में बिलोंग कर रहा है या तो b में बिलोंग कर रहा है, इसका साफ साफ मतलब ये आता है कि जो मेरा x है वो उसके a यूनियन b में जरूर बिलोंग करेगा। क्या आपको समझ आया? अगर x मेरा a में बिलोंग कर रहा है और अगर x मेरा b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो यूनियन में जरूर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यूनियन में तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन लिखने का मतलब क्या है कि वो भले ही a के पास चले जाए, उसके सारे एलिमेंट भी लिखने हैं, b के पास होगा उसके सारे एलिमेंट भी लिखने हैं, मतलब a और b को कंबाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बजे की क्लास में एक अमित नाम का बच्चा पढ़ता है और शाम को 5 बजे की क्लास में एक श्याम नाम का बच्चा पढ़ता है, तो जो दोपहर को 12 बजे मिक्सअप वाली क्लास होगी उसमें वो अमित भी आएगा और उसमें वो श्याम भी आएगा। तो वही तो बात है कि अगर कोई आदमी जो है x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में और x जो है वो बिलोंग कर रहा है b में, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में भी तो वो x जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर कंडीशन है। और लगाने का ये मतलब है कि वो हो सकता है या तो यहां बिलोंग कर रहा हो या तो यहां बिलोंग कर रहा हो। ये आपको समझ आया? इसको अपोजिट बोलोगे ना तो अपोजिट इस तरीके से आएगा, इसको अपोजिट बोलोगे तो अपोजिट इस तरीके से आएगा, इसको रफ करना पड़ेगा। ये आपको समझ आया? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा जब समझा रहा हूँ, बहुत आसानी समझ आएगा और बहुत डीप में समझ आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए कंडीशन आपके सामने ये आ जाएगी कि अगर कोई एलिमेंट आपने x कहां से उठाया था, आपने x यहां से उठाया, मैंने x जो है वो यहां से उठाया था, तो जब मैंने x यहां से उठाया था इसका मतलब हमने ये मान लिया कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। ये आपको समझ आया? तो अगर x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x या तो a में जाएगा या तो x कहां बिलोंग करेगा, b में। क्योंकि अगर कोई बच्चा 12 बजे वाली क्लास में आया है, इसका मतलब वो या तो 10 बजे वाली क्लास का होगा या तो 5 बजे वाली क्लास का होगा। इसका मतलब अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो इसका साफ साफ मतलब आता है कि x जो होगा वो या तो a में बिलोंग करेगा, या आपको समझ आया, या तो या का मतलब होता है और, तो x जो होगा या तो b में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ है? तो ये यहाँ पर इस रिजल्ट को स्टार डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला रिजल्ट मतलब बहुत जगह यूज होने वाला है कि अगर कोई एलिमेंट आपका x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो x जो है वो या तो a से होगा या तो b से होगा, दोनों से भी हो सकता है अगर दोनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मिल जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 3 फिल कर दिया, तो इसके यूनियन में भी 1 2 3 3bc, तो यहां पर आपके सामने 3 आता, 3 को 2 बार तो लिखते नहीं है तो एक ही बार आपके सामने आ जाता। तो मान लिया मैंने जो 3 है वो यहाँ इस a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये वाला 3 a में भी जाएगा और ये वाला 3 b में भी जाएगा, तो मैंने और लगाया हुआ है, या तो a का होगा या तो b का होगा, दोनों का भी हो सकता है, तो वो हमने यहाँ पे इसलिए वर्ड जो है वो और लगाया है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर यूनियन वाले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। ये आपको समझ आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी यूनियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी को करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी छोटी छोटी, हम लोग उसको करेंगे। इसको रफ कर दें, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ
यूनियन। अब हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टी करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी करने का मतलब है हम लोग ये देखेंगे कि यूनियन के पास कौन कौन सी खासियत है जो कि यूनियन फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या खासियत है कि मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूं, और क्या खासियत है कि मैं खाना खा लेता हूं, और क्या खासियत है कि मैं सो जाता हूं। तो ये सारी मेरे पास खासियत है, ये आपको समझ आया। तो उसी तरीके से यूनियन की भी कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिन्हें यूनियन फॉलो करता है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपका जो है वो आता है कॉम्यूटेटिव का। देखिए, कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ लीजिएगा। सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब अगर आप हिंदी में इसको डिक्शनरी में सर्च करोगे तो रिजल्ट में आपको मिलेगा क्रम विनिमय। और विनिमय का मतलब होता है बदलना। ये थोड़ी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, वरना विनिमय का मतलब होता है बदलना, और क्रम का मतलब होता है जो भी एलिमेंट्स या फिर नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, कॉम्यूटेटिव का मतलब उनको बदल देना है, जो भी एलिमेंट्स या फिर नंबर लिखे हुए हैं। यहां पर बात आपकी सेट्स की हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट्स का विनिमय, मतलब सेट्स को बदलना पड़ेगा। ये आपको समझ आया। तो हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, और यूनियन की प्रॉपर्टी में ही कॉम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ आपका ये कहता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये सिर्फ दो के लिए ही लगता है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। तो आप क्या करो, ए का बी के साथ यूनियन लो, या तो बी का ए के साथ यूनियन लो। समझ आया? या तो ए का बी के साथ यूनियन लो, या तो बी का ए के साथ यूनियन लो। दोनों रिजल्ट आपस में हमेशा बराबर आते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी, तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है, अगर यूनियन की प्रॉपर्टी चल रही है तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए का बी के साथ यूनियन लो, मतलब ए यूनियन बी लो, वो बराबर आता है जब आप बी का ए के साथ यूनियन ले लोगे, मतलब बी यूनियन ए के। समझ आया? अगर आप ए का यूनियन ले लो बी के साथ, या तो आप बी का यूनियन ले लो ए के साथ, दोनों रिजल्ट आपस में हमेशा बराबर आते हैं। तो ये यहां पर इसकी कॉम्यूटेटिव लॉ की मतलब समझाना था आपको। एग्जांपल दे सकते हैं। इसका प्रूफ जो है, अच्छा बात होगी यहाँ पे प्रूफ की, तो प्रूफ की जो है वो अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्रूफ करवाऊंगा तो कम से कम 1 घंटा जाएगा, और अभी भी हम लोग काफी बहुत ढीले चल रहे हैं। ढीले का मतलब काफी लेंथी वीडियो बन रही है हमारी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से जल्दी बनाने की। लेकिन इसका प्रूफ जो है उसकी वीडियो नेक्स्ट में होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ये आपको समझ आया? तो इसका प्रूफ जो है सारे के सारे, अभी मैं कॉम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव पढ़ाऊंगा, आइडेम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगा, आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाऊंगा। ये जितनी भी बात होंगी सारी की सारी वीडियोस का प्रूफ जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पक्का। अब देखिए, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब था कि आपके सामने किसी भी दो सेट का यूनियन जो है ए यूनियन बी, वो बराबर होता है बी यूनियन ए के। अब यहां इसको समझ लीजिए एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, ए का मतलब 1 2 मान लिया, और मैंने बी का मतलब ए बी मान लिया। ये आपको समझ आया? तो आप पहले ए और बी का यूनियन लोगे, तो ए और बी का यूनियन लेने का मतलब 1 2 और ए बी को आपस में कंबाइन करके लिखोगे, तो रिजल्ट में आपके सामने आ जाएगा 1 2 ए बी। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से बी का यूनियन ए के साथ लोगे, तो जब आप बी का यूनियन ए के साथ लोगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, पहले ए बी मिल जाएगा, फिर बाद में यहां पर 1 2 मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखो, अब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखे हुए हो, वो किसी तरीके से भी आप उनको आगे पीछे कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको समझ आया? सेट के एलिमेंट्स को आगे पीछे आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग कलेक्शन कर रहे हो सकता है पहले आपने इस कलेक्शन को उठा लिया हो, इस वाले ऑब्जेक्ट का कलेक्ट कर लिया हो सकता है अगली बार इस वाले ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया हो, तो आपको बस कलेक्शन करना है। अब आप उनको आगे पीछे करके किस तरीके से कलेक्शन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफी अच्छे से पढ़ा था। ये आपको समझ आया? तो आपके दोनों रिजल्ट बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। तो जब आपके सामने रिजल्ट बराबर हो गया, इसका मतलब यूनियन जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहां पर एसोसिएटिव लॉ।
उसके बाद आता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो 3 सेट के ऊपर काम करता है या फिर 3 नंबर्स के ऊपर काम करता है। सिंपल सी समझाने वाली बात है कि एसोसिएटिव जो होता है वो 3 चीज के ऊपर काम करता है। मान लिया, मैं यहां पर सेट की बात हो रही है क्योंकि, तो मान लिया मेरे पास 3 सेट है ए, बी और सी। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, और काम मेरा यूनियन के ऊपर हो रहा है, तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि मान लो आप पहले कोई भी 2 सेट लो ए और बी और उसका यूनियन निकाल लो। ये समझ आया? पहले ए और बी लो और फिर उसका यूनियन निकालो, फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका यूनियन सी के साथ निकाल देना। वो हमेशा बराबर आएगा। पहले आप बी और सी का यूनियन निकालो, फिर बाद में जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका यूनियन ए के साथ निकाल देना। समझ आया? हमने क्या बोला? हमने बोला कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी 3 सेट है ए बी सी नाम के, तो आप पहले क्या करो, ए और बी का यूनियन निकालो। तो ए और बी का यूनियन निकालने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका यूनियन सी के साथ निकाल देना। ये समझ आया? वो हमेशा बराबर आएगा जब आप पहले आखिरी में बी और सी का यूनियन निकालोगे, फिर जो भी रिजल्ट मिला उसको ए के साथ कंबाइन कर दो। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 ले लिया समझाने के लिए, b इज इक्वल टू ए बी ले लिया या फिर 3 4 ले लिया, और c इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 5 और 6 ले लिया। तो ये वाला रिजल्ट कहता है कि सबसे पहले a और b को कंबाइन करना है, क्योंकि ब्रैकेट पहले इस पे लगा है। तो जब मैं पहले a और b को कंबाइन करूंगा तो रिजल्ट में मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 मिलेगा। ये आपको समझ आया? फिर इस 1 2 3 4 को c के साथ कंबाइन करना है। तो जब इसका यूनियन लूंगा मैं 5 6 के साथ, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिल जाएगा? सारा का सारा जोड़ के लिख दो। इसका मतलब मेरे को 1 से लेकर 6 तक सब मिल जाएगा। मतलब 1b 2b 3b 4b 5b और 6b सब मिल गया। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से यहां काम करूंगा तो पहले मेरे को b और c का यूनियन लेना पड़ेगा। तो b का मतलब 3 4, c का मतलब 5 6, तो B यूनियन C में मेरे पास क्या आ जाएगा? 3B आएगा, 4B आएगा, 5B आएगा और 6B आएगा। ये आपको समझ आया? फिर उसके बाद आपको इसका यूनियन A के साथ लेना है। तो A का मतलब 1 2, तो जब 1 2 का 3 4 5 6 के साथ लोगे तो सब जोड़ के लिखोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। मतलब दोनों रिजल्ट आपका बराबर आ जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि जब आपका A यूनियन B यूनियन C बराबर आ गया A यूनियन B यूनियन C के, तो आपका रिजल्ट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। और एसोसिएटिव लॉ किस ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई हो रहा है? यूनियन वाले ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दे। ठीक है, 2 लॉ हो चुके हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, उनको आगे पीछे करके लिखो। एसोसिएटिव मतलब 3 वाले, पहले शुरू के 2 फिर आखिरी के तीसरे वाले, वो बराबर आता है पहले आखिरी के 2 फिर पहले वाला। उसके बाद तीसरा लॉ आपका आता है आइडेंटिटी लॉ। तीसरा लॉ आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी अगर सेट लिखा हुआ है तो उस सेट को किस सेट के साथ कंबाइन करो। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। जैसे मान लो कोई नंबर है 5, अब 5 में कितना जोड़ो ताकि 5 ही मिल जाए? तो 0 जोड़ना पड़ेगा। -6 में कितना ऐड करो ताकि 0 मिल जाए? तो 0 ऐड करना पड़ेगा। मान लो मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो 10 में कितने की मल्टीप्लाई करो ताकि 10 ही आ जाए? तो 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 में कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि 6 ही आ जाए? तो 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वही बात यहां पर भी लगेगी। आप यूनियन में आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, तो यूनियन में आइडेंटिटी की बात करने का मतलब है कि अगर आपके सामने उसने कोई भी सेट दे दिया तो उस सेट में आप क्या कंबाइन करो ताकि रिजल्ट में आपको वही सेम टू सेम सेट दे दे। ये आपको समझ आया? जैसे मान लीजिए यहां पर सामने वाला पर्सन जो है उसने कोई भी सेट ए दिया, जनरली आपको समझाने के लिए उसने कोई भी सेट ए दिया, तो आप इस ए सेट को क्योंकि ऑपरेशन यूनियन वाला चल रहा है तो इस ए का यूनियन किसके साथ लो ताकि रिजल्ट हमें वही सेम टू सेम ए दे दे। ये आपको समझ है? आप सोच सकते हो तो बताओ ए को किसके साथ कंबाइन करूं ताकि ए आ जाए? अच्छा, कुछ लोगों ने तो 0 सोच लिया होगा। नहीं, ए को 0 के साथ कंबाइन करोगे तो आपका 0 भी आएगा और फिर वो सेम टू सेम भी आएगा। इसका मतलब 0 बढ़ गया तो वो सेम टू सेम नहीं आएगा, 0 नहीं होगा। अच्छा मैं बताऊं, ठीक है। फाई का नाम सुना है सब लोगों ने, एम्प्टी सेट। फाई का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। तो जब कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं है तो उस कोई भी नहीं लिखे हुए एलिमेंट को इस ए के साथ कंबाइन करोगे तो सेम टू सेम ए ही तो आ जाएगा। देखो
जैसे मान लो मेरे को a इज इक्वल टू 1 2 और यहाँ पर इस फाई का यूनियन लेना है, तो मेरे को 1 2 भी लिखना पड़ेगा और इसके अंदर जो जो एलिमेंट है वो भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 2 तो लिख दूंगा। अब इसके अंदर वाले एलिमेंट मेरे को फिल करने हैं, लेकिन इसके अंदर से तो कोई एलिमेंट आता ही नहीं है, तो मैं क्या फिल करूंगा? ये आपको समझ आया? इसका मतलब ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा। तो फाई जो होता है वो आइडेंटिटी का काम करता है। किस ऑपरेशन में? यूनियन वाले ऑपरेशन में। कोई भी अगर पूछे सामने वाला बंदा तो बता देना कि आइडेंटिटी लॉ जो होता है यूनियन वाले ऑपरेशन में वो फाई होता है, या फिर आइडेंटिटी सेट जो होता है यूनियन वाले ऑपरेशन में वो फाई होता है। क्योंकि फाई को आप किसी भी सेट के साथ कंबाइन करो, रिजल्ट में आपको वही सेम टू सेम सेट दे देता है। तो फाई जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का काम कर रहा है। कौन से ऑपरेशन में? यूनियन वाले ऑपरेशन में। ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, तो वहां पर उनके काम अलग अलग होंगे, वहां पर उनके आइडेंटिटी सब अलग अलग होंगे। तो ऑपरेशन ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिटी जो होता है यूनियन वाले के ऑपरेशन में किसका काम करता है? सॉरी मैंने क्या बोला? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो एम्प्टी सेट होता है फाई, वो यूनियन वाले ऑपरेशन में आइडेंटिटी का काम करता है। ये आपको समझ है? तो ये यहां पर थर्ड पॉइंट था। आगे बढ़े, देखिए इसको रफ कर दें, ठीक है। उसके बाद बात होगी यहां पर फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर है आपका आइडेम्पोटेंट। फोर्थ नंबर है आपका आइडेम्पोटेंट। देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब खुद का खुद के साथ। इटसेल्फ बोल सकते हो। इटसेल्फ से मीनिंग आप इसका समझ जाओगे। इटसेल्फ का मतलब तो समझते हो ना कि हाँ जी खुद का खुद के साथ, खुद से ही, तो वही मीनिंग होता है आपका आइडेम्पोटेंट का। हम लोग यहाँ पर सेट के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑपरेशन हमारा यूनियन चल रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हम उसी सेट का यूनियन निकालेंगे उसी सेट के साथ, क्योंकि हम लोग आइडेम्पोटेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि आइडेम्पोटेंट लॉ के कहने का मीनिंग है कि अगर आप किसी भी एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन निकालो तो आपको वही सेम टू सेम सेट मिल जाता है। ये आपको समझ आया? आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ निकालो तो आपको वही सेम टू सेम सेट मिलता है। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट ए एग्जिस्ट करता है, तो जब आप ए का यूनियन ए के साथ ही निकालोगे तो आपको ए ही मिल जाएगा। ये समझ आया? एग्जांपल देखो, क्योंकि प्रूफ तो हम लोग बाद में करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे मान लो a इज इक्वल टू आपके सामने यहाँ पर 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको समझ है? अब a इज इक्वल टू आपके सामने 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसी a का a के साथ फिर से यूनियन निकालोगे। तो a यूनियन a का मतलब आपको पहले 1 2 लिखना है, उसके बाद फिर से 1 2 लिखना है, लेकिन दोबारा 1 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि एक बार कोई एलिमेंट आ चुका है तो उसकी दोबारा रिपीटिंग तो नहीं होती। तो आपके पास ये सिर्फ a यूनियन a बराबर सिर्फ 1 2 आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं आया। तो आइडेम्पोटेंट लॉ यही कहता है कि अगर आप किसी भी सेट के साथ यूनियन निकालो तो आपको वही सेम टू सेम सेट यहाँ पर मिल जाता है। और अगर आपको मिल जाता है तो उस लॉ को, उस नियम को आइडेम्पोटेंट लॉ कहा जाता है। ये समझ आया? और यहां पर इस एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहा जाता है। ये वाला जो एलिमेंट है ए, मैं लिख देता हूं हेयर, सॉरी सेट हेयर सेट ए इज द आइडेम्पोटेंट, हेयर सेट ए इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। और जो यहां पर सेट ए का काम कर रहा है वो आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ए का यूनियन ए के साथ निकालने पर रिजल्ट आपको ए मिला। इस लाइन में एक वर्ड और जोड़ दो कि हेयर सेट ए इज द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, लेकिन किस ऑपरेशन के लिए? यूनियन वाले ऑपरेशन के लिए। तो लिख दो विद ऑपरेशन यूनियन वाले ऑपरेशन के लिए जो यहां पर सेट ए है वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का काम कर रहा है। ये समझ आया? और अगर आपका ए यूनियन ए बराबर ए बन जाता है तो इस वाले लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ कहा जाता है। किस ऑपरेशन के हिसाब से? यूनियन वाले ऑपरेशन के हिसाब से। ये समझ आया? विद रेस्पेक्ट टू द यूनियन ऑपरेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर फिफ्थ पे, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने फिफ्थ ऑपरेशन पे आ चुके हैं और फिफ्थ ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सल वाले ऑपरेशन के हिसाब से यूनियन का रिलेशन देखेंगे या फिर यूनियन का बिहेवियर देखेंगे।
हम लोग ये देखेंगे, इसको पहले नाम दे दें, इसका नाम होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स। अब देखिए यहां पर आपके सामने जो ऑपरेशन है वो यूनियन वाला चल रहा है, सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनिवर्स का लॉ देख रहे हैं। इन तीनों को अगर आपस में कंबाइन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि मैं सेट का यूनियन निकालूंगा, किस चीज के साथ? यूनिवर्स के साथ। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स ये कहता है कि अगर आप किसी भी सेट ए का यूनियन निकाल दो उसके यूनिवर्स के साथ, अगर आप किसी भी सेट ए का यूनियन निकाल दो उसके यूनिवर्स के साथ, तो रिजल्ट में आपको यूनिवर्स ही मिलेगा। अब इसको समझ भी सकते हो क्योंकि जो ये वाला सेट ए है वो कहां से निकला है? वो इस यूनिवर्स के अंदर से ही तो निकला है। तो जब आपके सामने ये वाला सेट यूनिवर्स के अंदर से ही निकला है तो दोनों का यूनियन आपका यूनिवर्स ही आएगा। ये आपको समझ आया? देखो जैसे मान लिया मैंने, मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्स 1 2 3 और 4 है, ये आपको समझ आया समझाने के लिए। और a इज इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ पर 2,4, ये आपको समझ आया। तो जब मैं इस a का और इस यूनिवर्स का यूनियन लूंगा, मतलब a यूनियन यूनिवर्स लूंगा, तो रिजल्ट में मुझे 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 1 2 3 4 मिल गया। दोबारा से 2 और 4 मिलेगा, लेकिन उसे लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट पहले से ही फिल करे जा चुके हैं, तो आपके पास ये मिल गया। और ये कुछ और नहीं है, 1 2 3 4 का असली मतलब यहाँ पर यूनिवर्स ही है। तो ये लो ये कहता है कि अगर आप किसी भी सेट का उसके यूनिवर्स के साथ यूनियन निकालोगे तो रिजल्ट में आपको उसका यूनिवर्स ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? तो ये जो होता है यहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, और ये हमेशा वैलिड होता है। किस वाले केस में? यूनियन वाले केस में। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है कि ए यूनियन यूनिवर्स इज इक्वल टू यूनिवर्स। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर फिफ्थ आपके सामने लॉ था, और फिफ्थ लॉ के खत्म होने के साथ ही यूनियन वाला टॉपिक अब हमारा पूरी तरीके से, अच्छा सॉरी अभी नहीं खत्म हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी हमारा यूनियन का वेन डायग्राम बचा हुआ है, आओ उसे भी देखते हैं। यूनियन का वेन डायग्राम आप लोग चाहे तो वीडियो को ब्रेक कर करके देख सकते हो, क्योंकि हर चीज की टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि कौन सी कब स्टार्ट हो रही है, क्या कब स्टार्ट हो रहा है। तो जब सबकी टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो आप लोग ब्रेक कर करके भी देख सकते हो। फायदा चाहिए आप लोगों का, बस जो समझा रहा है वो समझ आना चाहिए। देखिए हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूनियन का वेन डायग्राम देखेंगे। तो लिख लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाना तो हमें काफी अच्छे से आता है। ऑफ यूनियन, तो एक सेट का तो खुद के साथ ही यूनियन निकलता है, तो उसे तो हम लेंगे नहीं। मान लीजिए हम 2 सेट का लेते हैं, तो अगर आपके सामने कोई भी 2 सेट a, b होगा, तो a, b होने का मतलब उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग काफी ब्रीफ में अभी पढ़ा है हम लोगों ने ये वाला। तो इसका यूनियन लेने का मतलब a को भी सारा कंबाइन करके लिखो और b को भी सारा कंबाइन करके लिखो, मतलब a और b को आपस में जोड़ के लिख दो, तो आपके पास a का भी सारा का सारा हिस्सा आ जाएगा। समझ रहे हो? a का भी सारा का सारा हिस्सा आ गया, और यहाँ पर ये b का भी सारा का सारा हिस्सा आ गया। तो जब आपके पास a का भी सारा का सारा पोर्शन आ गया, b का भी सारा का सारा पोर्शन आ गया, तो इसका मतलब यही है कि आपने a और b को आपस में कंबाइन करके लिख दिया। तो वेन डायग्राम का मतलब ये हुआ कि आपके सामने a वाला भी पूरा पोर्शन आ गया, मतलब a वाला भी सारा लेना है और b वाला भी सारा लेना है। तो आपने b वाला भी सारे ले लिया, कंबाइन करा, तो ये पूरा का पूरा ये आपके पास यूनियन आ गया, जिसका शेप कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। तो ये आपके पास ये भी जो भी शेप बन रहा है ये पूरा का पूरा ये ऐसे वाला, वो पूरा का पूरा उसका यूनियन आ जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर वेन डायग्राम था यूनियन का, और अब जाके हमारा यूनियन वाला टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले उस पे आ गए हैं टॉपिक पे, जहां पर हमारा अब जाके इंटरसेक्शन ऑफ सेट वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन, अच्छा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यूनियन जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा सेट के लिए काम करता है, सेम उसी तरीके से इंटरसेक्शन जो होता है ऑफ 2 और मोर सेट, सेम उसी तरीके से जो आपका इंटरसेक्शन होता है वो 2 या 2 से ज्यादा सेट के ऊपर काम करता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। कॉमन
पॉइंट। और कॉमन पॉइंट से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी चीज का इंटरसेक्शन का मतलब आपके सामने यहाँ पर सेट का ऑपरेशन चल रहा है, तो मान लीजिए कोई भी दो सेट उसने दे दिया, एक सेट ए और एक सेट बी, और आपको क्या करना है, उनके बीच में ऑपरेशन निकालना है। ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, इंटरसेक्शन वाला लग रहा है। तो जब आपको ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन निकालना है, इसका साफ साफ मतलब है कि आपको ए और बी के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो उनके बीच में जो जो कॉमन पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। किस चीज का, जिस सेट में से आपने ढूंढा है। हमने आपको ये समझाया कि मान लीजिए सबसे पहले एक पे तो काम खुद का खुद के साथ ही हो सकता है, जो कि आइडेंटिपोटेंट बनेगा। दो पे बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी दो सेट दे दिया, ए कॉमा बी, ये आपको समझ आया। अब आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि आप ए और बी के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढोगे, तो जो आपका कॉमन पॉइंट मिलेगा वही आपका इंटरसेक्शन होगा। समझ आया, बहुत ही सिंपल सा था। ए इंटरसेक्शन का सिंबल देख लेते हैं। तो जिस तरीके से यूनियन का सिंबल यू था, उसी तरीके से सिंबल का यूनियन अब उल्टा यू हो जाएगा। यू को उल्टा लटका दिया, या फिर छोटा एन, स्मॉल एन बोल सकते हो। एन समझते हो ना, एन फॉर नेक्स्ट, या फिर एन फॉर क्या बोले कुछ भी मान लो, एन फॉर आपके सामने कुछ भी हो सकता है। हाँ, एन फॉर नेक, गर्दन, ठीक है। तो उल्टा यू, स्मॉल एन का सिंबल होता है इसका, किस चीज का, इंटरसेक्शन का। तो आपके सामने जब यहाँ पर दो सेट है ए और बी, तो उनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने का मतलब होता है कि आपको उन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तो ए इंटरसेक्शन सिंबल उसका बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपके सामने जो भी सेट बनेगा वो कॉमन पॉइंट होगा। किस किस चीज का, ए और बी का। तो कॉमन ऑफ ए एंड बी, जो भी आपके सामने ए और बी होगा उसका कॉमन पॉइंट होगा। समझ आया, सिंपल सा मीनिंग था। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके सामने मान लिया मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहां पर मैंने मान लिया मेरे पास b इज इक्वल टू 3 4 6 7। ये आपको समझ आया। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b निकालने का मतलब है कि इसका सारा पॉइंट, इसके जो भी पॉइंट है और इसके जो भी पॉइंट है उनमें से कॉमन देखना है। तो कॉमन देखो, क्या क्या कॉमन है दोनों के बीच में। एक तो 3 दिख रहा है मुझे कि दोनों के बीच में 3 कॉमन है। एक तो 4 दिख रहा है मुझे कि दोनों के बीच में 4 कॉमन है। और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, हाँ नहीं है। तो आपके सामने कॉमन पॉइंट क्या क्या मिला, 3 मिला, 4 मिला, और यही आपका इंटरसेक्शन हो गया। किस चीज का, ए का और बी का, है ना, बहुत आसान। तो यही बात है कि आपके सामने किसी भी दो या दो से ज्यादा सेट्स के ऑपरेशन का मीनिंग होता। मान लो यहाँ पर सी भी जुड़ जाता, सी में आपके पास 4 और 9 आ जाता सिर्फ, और कुछ नहीं आता, या 4 और 7 आ जाता और 9 आ जाता। ये आपको समझ आया। तो यहाँ पर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ता। तो क्या करते, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखते। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर 3 तो है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। जैसे HCF नहीं करते थे बचपन में कि तीनों में कॉमन होना चाहिए तभी उसको HCF में लेके जाओगे, तो वही बात यहाँ पर भी है कि आपके पास 3 है, आपके पास 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, नहीं लिखोगे तो 3 नहीं आएगा। 1 तो कहीं कॉमन ही नहीं है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 लिख दोगे। समझ आया। फिर 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, नहीं लिखोगे। तो सिर्फ 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पर भी पाया जाता है, यहाँ पर भी पाया जाता है और यहाँ पर भी पाया जाता है। तो आपके पास 4 उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। समझ आया। तो बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन था। उसके बाद मेरे को आपको ये समझाना है कि मान लीजिए आपके पास फिर से वही जो मैं रिजल्ट लिखवाने जा रहा हूं उसको स्टार डाल के लिखेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब आपकी प्रूफ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वरना पेपर के हिसाब से तो सारी चीजें जरूरी है, ये आपको समझ आया। अब यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने कोई भी एलिमेंट है, ये 4 लिखा हुआ है, तो मैंने इसका नाम मान लीजिए x दे दिया। तो अगर कोई एलिमेंट जो है x वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, या c लिया है तो मैंने c में भी मान लिया। अगर कोई x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, ये समझ आया। इसका मतलब जो ये वाला 4 था वो a में भी पक्का जाएगा, पक्का।
बी में भी पक्का जाएगा और सी में भी पक्का जाएगा, मतलब डेफिनेटली वो तीनों के तीनों में जाएगा। क्योंकि जब अगर वो किसी भी एक में नहीं गया, इसका मतलब वो उसके कॉमन में नहीं आएगा। जैसे 3 देखो, यहां था लेकिन यहां नहीं था, इसका मतलब वो कॉमन में भी नहीं आ पाया, इंटरसेक्शन में भी नहीं आ पाया। लेकिन जो 4 था वो तीनों में चला गया, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो आपके पास जब कोई भी एलिमेंट किसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो सारे के सारे सेट में जरूर बिलोंग कर रहा होगा और पक्का बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में, इसका मतलब x a में जाएगा, एंड का मतलब और होता है, एंड x b में जाएगा, मतलब x बिलोंग करेगा b में, एंड x जो है वो बिलोंग करेगा c में। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इसके इंटरसेक्शन का मतलब होता है। आप इसको स्टार डाल के लिख लीजिएगा कि अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है उसके इंटरसेक्शन में, इसका मतलब आपने जिस सेट का इंटरसेक्शन लिया है वो सारे के सारे सेट में x जो है वो डेफिनेटली पक्का जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर इंटरसेक्शन का जनरल मीनिंग था। आगे बढ़े, ठीक है। फिर वही बात होगी, हम लोग इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अब तो सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको, क्योंकि यूनियन वाला तो आप लोगों ने देख लिया है। तो आइए बता देते हैं नाम। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी आपके सामने वही नियम है। सबसे पहला लॉ आपके सामने आता है क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या था? क्रम विनिमय, क्योंकि अब तो जल्दी हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब था क्रम विनिमय। तो आपको क्या करना है, उनके जो भी सेट्स लिखे हुए हैं उनको इंटरचेंज करके लिखना है। इसका मतलब जो आपका सेम उसी तरीके से, सेम यूनियन वाले तरीके से, कि जो आपका मान लीजिए कोई भी दो सेट a कॉमा b है, तो आपका a इंटरसेक्शन b जो है वो बराबर आएगा b इंटरसेक्शन a के। चाहे आप a का b के साथ इंटरसेक्शन लो या फिर b का a के साथ इंटरसेक्शन लो, दोनों तरीके से रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये आपको समझ आया? तो कॉम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके सामने आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी वही लॉ होता है सेम टू सेम, कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी सेट दे दिया उसने, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ 3 लॉ के ऊपर काम करता है, सॉरी 3 सेट के ऊपर काम करता है। तो मान लिया उसने मेरे सामने 3 सेट दे दिया, ए बी और सी। ये आपको समझ आया? तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि मान लीजिए सबसे पहले आप किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, सबसे पहले किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन तीसरे के साथ निकालो। वो हमेशा बराबर आएगा, पहले आखिरी की दो का इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन पहले के साथ निकालो। ये आपको समझ आया? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि पहले मान लीजिए आपके सामने उसने कोई भी 3 सेट दे दिए। ये आपको समझ आया? अब वो जो आपको 3 सेट दिए हैं वहां पर अगर आपको एसोसिएटिव लॉ लगाना है, और एसोसिएटिव लॉ किस ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहा है? इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो ये लॉ ये कहता है कि आप पहले शुरू के किसी भी दो पर ऑपरेशन लगाइए, वो फिर उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका ऑपरेशन किसी तीसरे के साथ लगाइए, वो हमेशा बराबर होगा। पहले आखिरी के दो पे ऑपरेशन लगाइए, फिर वहां से जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको पहले के साथ ऑपरेट करिए। ये आपको समझ आया? और एसोसिएटिव लॉ आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। चाहे तो आप लोग एग्जांपल लेके देख सकते हैं, और यूनियन में तो हम लोगों ने समझ ही लिया था ना। आप लोग अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो यूनियन में तो आप लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाले में इसका जो होता है आइडेम्पोटेंट काम करता है। तो सेम उसी तरीके से आइडेम्पोटेंट था। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या था? इटसेल्फ। अच्छी बात है, आपको याद है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब था इटसेल्फ, और इसका मतलब है कि मान लीजिए आप किसी भी सेट ए का उसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो रिजल्ट आपको ए ही मिल जाएगा। ये आपको समझ आया? जैसे 1 2 3 4 और दोबारा से 1 2 3 4 में क्या कॉमन है? 1 2 3 4 कॉमन है जी। 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, मतलब 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ कॉमन देखना चाह रहे हो तो 1 2 3 4 ही तो कॉमन है। समझ आया? तो वही तो आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कि लॉ ऑफ इम्पिटी एंड यूनिवर्स, कि आपके सामने इम्पिटी और यूनिवर्सल का जो भी लॉ होता है इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में, उसे देखते हैं।
सबसे पहले एम्प्टी को देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक सेट ए दिया हुआ है, तो जब उस सेट ए का आप लोग इंटरसेक्शन निकालोगे एम्प्टी के साथ, मतलब ए का इंटरसेक्शन निकालोगे फाई के साथ, तो देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। और देखो a इज इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ पर 1, 2 और फाई तो एक ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है, मतलब खाली है। तो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, देखो 1 यहां लिखा है, यहां नहीं लिखा, 2 यहां लिखा है, यहां नहीं लिखा, यहां कुछ भी नहीं लिखा, यहां कुछ भी नहीं लिखा, तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब जब मैं ए और फाई का कॉमन पॉइंट लेने जाऊंगा, कॉमन पॉइंट लेने का मतलब जब उनका इंटरसेक्शन लेने जाऊंगा तो रिजल्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ भी नहीं मिलने का मतलब कि आपके सामने ए और फाई का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई के बराबर ही होता है। यह आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यूनिवर्सल की बात करेंगे तो हम लोग ए का इंटरसेक्शन निकाल लें अगर यूनिवर्स के साथ, तो देखते हैं। जैसे मान लो a इज इक्वल टू 1, 2 है और यहां पर यूनिवर्स का जो मतलब है वो हमने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5 है। ये आपको समझ आया? तो आप इस ए का और इसके यूनिवर्स का इंटरसेक्शन निकालोगे, इसका मतलब 1 और 2 का और 1, 2, 3, 4, 5 का इंटरसेक्शन निकालोगे। तो 1, 2 और 1, 2, 3, 4, 5 के इंटरसेक्शन में देखो कॉमन पॉइंट क्या क्या लिख रहा है, 1 लिखा है, दोनों के पास है, 2 लिखा है, दोनों के पास है, बाकी 3, 4, 5 यहां है तो यहां तो नहीं है। तो सिर्फ 2 ही कॉमन पॉइंट आया, एक तो 1 मिल गया और एक 2 मिल गया। तो आप देख सकते हो कि आपको कॉमन पॉइंट इसका 1, 2 मिला और 1, 2 कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम ए ही मिल गया। ये समझ आया? इसका मतलब ए का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूं उसके यूनिवर्स के साथ तो रिजल्ट मुझे ए मिलता है। ये समझ आया? अब मैं समझाता हूं ऐसी मतलब शुद्ध देसी भाषा में। देखो क्या, दोनों यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। यूनियन का मतलब होता था कंबाइन करके लिखना, जोड़ के लिखना, जोड़ का मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा। तो मान लो अगर मैं किसी भाई यूनियन की बात कर रहा हूं तो ए का अगर मैं यूनियन निकालता हूं फाई के साथ तो बड़ा कौन है, ज्यादा किसके पास है, ए के पास, तो ए मिलता है। अगर मैं ए का यूनियन निकालता हूं यूनिवर्स के साथ तो ए और यूनिवर्स में बड़ा कौन है, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मिलता है। उसी तरीके से जब मैं इंटरसेक्शन के ऊपर काम करता हूं तो जब मैं ए का इंटरसेक्शन निकालता हूं फाई के साथ तो ए, और अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है छोटा, तो ए और फाई में छोटा कौन है, फाई, तो फाई मिलेगा। उसी तरीके से जब मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं ए और यूनिवर्स का तो ए और यूनिवर्स में छोटा कौन है, ए, तो मुझे ए मिलेगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ समझने के लिए शुद्ध देसी भाषा में यूनियन का मतलब होता है बड़ा, यूनिवर्स का मतलब होता है छोटा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट लॉ। लास्ट लॉ हम लोग देख लेते हैं। लास्ट लॉ आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लास्ट लॉ आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब देखिए यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ भी कोई सामान आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि इसे आपस में बांट लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो वही चीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है कि आपका चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, अगर मान लो पहले आप इंटरसेक्शन के ऊपर काम करते हो तो इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर आप पहले यूनियन लगाते हो तो यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे, देखो मान लो आप ए यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरसेक्शन पे, तो ए यूनियन जो है वो बी इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, और रिजल्ट हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी, और यहां पर इंटरसेक्शन ए यूनियन और सी। जैसे बचपन में करते नहीं थे कि हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर देते थे यहां पर x प्लस का y में, तो ये वाला 2 डॉट जो है वो x के पास भी जाता था और ये वाला 2 डॉट जो है वो y के पास भी जाता था। तो रिजल्ट आपको मिल जाता था 2 डॉट x प्लस का 2 डॉट y, यही तो आपको मिलता था। इसका मतलब आपने क्या करा, इस 2 और डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके ऊपर, x के ऊपर और y के ऊपर। यह आपको समझ आया? तो वही काम तो हमने यहां पर भी करा कि जो हमारा ए यूनियन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके ऊपर, बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी। तो हमें मिल गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट ए यूनियन सी। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से जो इंटरसेक्शन होता है वो यहां पर बी यूनियन सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
एग्जाम्पल में आपको मिलेगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, रिजल्ट में आपको मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो आपका फिर यहाँ पे यूनियन, फिर यहाँ पे यूनियन, फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको समझ आया। एग्जाम्पल करना चाहते हो तो ले लो। ए इज इक्वल टू मान लिया मैंने 1 2 3, बी इज इक्वल टू मान लिया मैंने 3 4 5, और सी इज इक्वल टू मैंने मान लिया 5 और 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको ट्राई करो। कैसे करोगे? पहले इसके ऊपर काम करोगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो, 5 मिलेगा, 5 का यूनियन निकालो ए के साथ तो आपको 1 2 3 4 मिलेगा। वो बराबर आएगा, पहले ए और बी का यूनियन निकालना, फिर ए और सी का यूनियन निकालना, फिर दोनों के बीच में कॉमन देख लेना। उसी तरीके से अगले में पहले बी और सी का यूनियन निकालना, फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका इंटरसेक्शन निकालना ए के साथ, वो हमेशा बराबर आएगा। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना, और फिर दोनों का यूनियन कर देना। ये आपको समझ आए? तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खत्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देख लेते हैं, फिर हमारा इंटरसेक्शन वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। अच्छा, इन सारे लॉ का जो प्रूफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आपको समझ आया? क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, तो उनके लॉ का मीनिंग क्या है, वो क्या लिखे हुए हैं, तो क्या बिहेव करते हैं, क्या रिलेशन किसके साथ है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं। प्रूफ के लिए अलग वीडियो बनेगी। ये आपको समझ आया? इसे रफ कर दे। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देख लेते हैं और ये देखते हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है उसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो अगला टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग यहाँ पर इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखेंगे। ये आपको समझ आया? देखिए, मान लीजिए आपके सामने फिर से कोई से दो सेट हैं, ए और बी, 3 के लिए भी वही काम होगा। तो अगर आपके सामने कोई भी दो सेट है ए और बी, तो उनका कोई ना कोई यूनिवर्स तो जरूर होगा। तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा? दो सेट के लिए ये आपका यूनिवर्स है, ये ए है और ये वाला आपका बी है, तो दोनों के बीच में कॉमन देखना है। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का कॉमन पॉइंट देखना है। तो इस डायग्राम में इस ए और बी में दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ये बीच वाला। इसका मतलब जो भी आपका ये बीच वाला, जो ये शेडेड पर्सन है, सॉरी शेडेड पोर्शन है, पोर्शन समझ रहे हो ना, जो ये शेडेड हिस्सा है वो क्या है? वो ए और बी का कॉमन पॉइंट है। तो ए और बी के कॉमन पॉइंट होने का मतलब वो ए और बी का क्या है? इंटरसेक्शन है। ये आपको समझ आया? तो ये वाला जो पॉइंट है शेडेड पोर्शन, वो ए इंटरसेक्शन बी है। किस चीज का? ए का और बी का, मतलब ए और बी का कॉमन पॉइंट है। सिंपल सा मीनिंग है, समझाने में क्या था। मान लीजिए आपके सामने 3 सेट देगा, कोई भी 3 सेट हो गए ए बी और सी, तो उसका देख लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ये आपको समझ है? तो इसके बीच में एक ऐसा हिस्सा देखना है इन तीनों में जो ए के पास भी हो, जो बी के पास भी हो और जो सी के पास भी हो। तो ये वाला वो पोर्शन है, ये वाला, क्योंकि ये पोर्शन इस ए के पास भी है, ये वाला पोर्शन इस बी के पास भी है और ये वाला पोर्शन इस सी के पास भी है। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई और पोर्शन नहीं है जो तीनों के पास हो, ए के पास भी हो, बी के पास भी हो और सी के पास भी हो। ये समझ आया? तो सिर्फ यही एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों के पास है, मतलब तीनों में कॉमन पॉइंट है। तो ये वाला रिजल्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि ये तीनों के पास कॉमन है। ये आपको समझ आया? तो ये वेन डायग्राम है किस चीज का? इंटरसेक्शन का। आगे बढ़े, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन वाला टॉपिक यहां पर फिनिश हो गया। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक करेंगे। ये 1.4 के हिसाब से, एक्सरसाइज 1.4 के हिसाब से लास्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। तो आइए हम लोग सेट के डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। इसे रफ कर दें, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पर अपना डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि सेट के बीच में कैसे डिफरेंस होता है। देखते हैं, आइए। अब तो नया टॉपिक चल रहा है, तो टॉपिक का नाम है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर।
और अगर आप किसी से पूछेंगे डिफरेंस का मतलब तो वो जनरल बोलेगा सब्ट्रैक्ट करना। जैसे मान लीजिए 5 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। या आपको समझा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो लेना है। मतलब उनके बीच में सिर्फ जितना डिफरेंस है वो पॉजिटिव नंबर बताना है, प्लस माइनस नहीं बताना। कि 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। मान लीजिए मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ, तो गाजियाबाद से दिल्ली तक का कितना डिफरेंस है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जो भी है। ये आपको समझ आया। तो डिफरेंस का मतलब वही होता है, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब उनके बीच का अंतर निकालना, उनके बीच में डिफरेंस देखना। तो यहां पर बात यहाँ पे सेट की हो रही है, तो आप लोग क्या करोगे, सेट के बीच में डिफरेंस देखोगे। मतलब मान लीजिए आपके सामने कोई दो सेट है, ए कॉमा बी, तो आप लोग क्या करोगे, ए और बी के बीच में डिफरेंस देखोगे। तो इसका मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये आपको समझ आया। आप ए और बी के बीच का डिफरेंस देखना चाहते हो, इसका मतलब क्या करोगे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ए में से बी को हटाने का मतलब है कि बी वाला पोर्शन बिल्कुल पूरे तरीके से हटा दो, क्योंकि ए माइनस का बी लिखा है। ए माइनस बी लिखा होने का मतलब ए में से बी वाला पोर्शन पूरे की पूरी तरीके से हटा दो। चलो मैं हटा दूंगा, मेरे को ए अलग रख दूंगा, बी को अलग रख दूंगा, बी वाला पूरे तरीके से हटा दूंगा, सिर्फ ए को ले लूंगा, कर दूंगा। लेकिन हो सकता है कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट मिल जाए, और मेरे को बी वाला पूरा का पूरा हटाना है। तो जब बी वाला पूरा का पूरा हटाना है और ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ए का भी थोड़ा सा हिस्सा जाएगा। कंडीशन आपके सामने हो सकती है, मैथमेटिक्स कंडीशंस को मानता है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी लॉजिक को मांगता है। तो आप क्या कर रहे हो, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि ए में से बी को पूरे के पूरे तरीके से हटा दे रहे हो। यह आपको समझ आया। तो जब आप ए में से बी को पूरे के पूरे तरीके से हटा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बी हम हटा देंगे। लेकिन आपके सामने ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए, और जब आप वहां पे बी को हटाओगे तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो बी को हटाने के साथ साथ आपका ए का भी वो छोटा सा पोर्शन हट जाएगा जो कॉमन पॉइंट में था। यह आपको समझ आया। तो इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट भी हट रहा है। अगर आपके सामने उनके बीच में कुछ भी कॉमन हुआ तो वो कॉमन पॉइंट भी हट रहा है। तो आपके सामने रिजल्ट आता है ए माइनस बी के ऊपर। ए माइनस बी का मतलब देखिए, इसका मतलब हो जाएगा ए में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है, नेग्लेक्ट कर देना है ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको समझ आया। आपको ए में से नेग्लेक्ट कर देना है ए इंटरसेक्शन बी। आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। यहां पर अगर ए, अब समझिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कुछ भी कॉमन हुआ, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन होने का मतलब वो एलिमेंट बी के पास भी है, वो एलिमेंट ए के पास भी है। ये आपको समझ आया। तो मेरे को बी को पूरे के पूरे तरीके से हटाना है, इसका मतलब ए का भी थोड़ा सा पोर्शन जाएगा, तो इसलिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी को घटाया। और अगर मान लीजिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, या आप समझ रहे हो, मान लिया मेरे पास ए और बी में यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब ए और बी में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, हाँ ठीक है सॉरी, जब मेरे पास ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं मिलेगा, फाई मिल जाएगा, इम्पिटी मिल जाएगा। जैसे अगर ए इज इक्वल टू 1 2 होगा और बी इज इक्वल टू मेरे पास 3 4 होगा, तो दोनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिला। और सेट की दुनिया में नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं का मतलब इम्पिटी होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था जब आपको पढ़ा रहा था इम्पिटी सेट कि नथिंग का मतलब जीरो इम्पिटी होता है। तो आपको ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब इम्पिटी। तो जब आप ए में से इम्पिटी घटाओगे, ए में से कुछ भी नहीं को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको ए ही मिल जाएगा सेम टू सेम। इसका मतलब जब आपका ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर वो ए में से जाएगा ही नहीं, सिर्फ बी पूरी तरीके से जाएगा। और अगर ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन हुआ तो ए का भी थोड़ा सा पोर्शन चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन में आपके सामने हो सकता है कुछ ए में कॉमन मिल जाए और कुछ बी में कॉमन मिल जाए। ये आपको समझ आया। तरीका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 3 4 है, तो आप a में से b सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब a में से a इंटरसेक्शन b घटाओगे, तो a का मतलब क्या है 1 2 3, 1 2 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे a इंटरसेक्शन b का मतलब सिर्फ 3, तो 1 2 3 में से 3 को हटाने पर आपके पास सिर्फ 1 2 बचेगा। ये आपको समझ आया। तो रिजल्ट में आपका ये 1 2 आ जाएगा। आपको यही तो करना है, बी वाला पूरी तरीके से घटा देना है। बी वाले को पूरे तरीके से घटाने का मतलब सिर्फ ए लेना है,
क्योंकि आपको a माइनस बी करना है, इसका मतलब सिर्फ a लेना है, b को नहीं लेना। तो b वाले को पूरी तरीके से हटा दो। तो मैंने सिर्फ a लेना है, b वाले को हटाना है। तो लेकिन a और b में कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया 3, तो वो 3 भी हटेगा, इसलिए मैंने 3 भी हटा दिया और मेरे पास सिर्फ 1 2 बचा। b के एक्स्ट्रा और एलिमेंट हट गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ a पर है। मुझे सिर्फ a में से घटाना है, b में से चाहे कुछ भी घटे ना घटे, जुड़े, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सारी की सारी जो भी फोकस पॉइंट होगा वो मेरा a पर होगा। ये आपको समझ आया? तो a इज इक्वल टू 1 2 3 में से b इज इक्वल टू, जब मैंने 3 4 घटाया तो 4 से मेरे को कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को b तो पूरा का पूरा हटाना है। तो b पूरा का पूरा हटाने का मतलब 3 भी हटेगा और 4 भी हटेगा। लेकिन जब 3 हटा तो वो 3 यहां पर भी कॉमन आ रहा था, इसलिए 3 आपका a में से भी घट गया। ये आपको समझ आया? और 4 तो पूरे के पूरे तरीके से घटेगा ही, क्योंकि a में से b को घटाने का मतलब है b को पूरे के पूरे तरीके से हटा दो। तो b को पूरे के पूरे तरीके से हटाने का मतलब b आपका कुछ भी हटा दो, पूरा हटा दो। कॉमन आ रहा है तो उसे भी घटाओ, नहीं आ रहा तो b तो पूरे के पूरे तरीके से घटेगा। ये आपको समझ आया? इसका वेन डायग्राम इस तरीके से आता है। मान लीजिए आपके सामने दो सेट है, एक सेट है ये वाला b। तो इस a में से इस b को पूरे के पूरे तरीके से घटाना है। ध्यान से देखो, ये वाला आपके सामने a है, ये देख रहे हो, ये वाला आपके सामने a है। तो इस a में से जब ये b को घटाओगे, तो इस a में से b को घटाने पर मतलब ये b वाला घटेगा। तो जब ये वाला b वाला घटेगा तो आप देख रहे हो कि इनके बीच का ये कुछ कॉमन पॉइंट था, ये भी घट रहा है। इसका मतलब आपके पास जो अगला डायग्राम बचेगा a माइनस बी का, वो सिर्फ ये वाला बचेगा जो मैंने ऐसी शेडिंग करी है, सिर्फ ये वाला, ऐसा ऐसा और ऐसा, थोड़ा चांद से टाइप का। ये आप समझ रहे हो? इस तरीके से आपका ये a माइनस बी का डायग्राम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स था, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं ये आ गया। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप b में से a घटाओगे, तो b में से a घटाने का मतलब है कि a को पूरे तरीके से नेग्लेक्ट कर दो। इसका मतलब आप क्या करोगे, b में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे a इंटरसेक्शन b, क्योंकि चाहे आप उसको a इंटरसेक्शन b लिखो, चाहे आप उसको b इंटरसेक्शन a लिखो, दोनों बात आपस में बराबर होती है। इसलिए b माइनस a का मतलब आपका हो जाएगा कि आप b में से सब्ट्रैक्ट कर दो a इंटरसेक्शन b। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है सीबीएसई की क्लास 11 के हिसाब से एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट होता है। बाकी हाँ, अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक दो, जैसा भी लगता है फीडबैक जरूर दो। बाकी फीडबैक दो यार, प्लीज फीडबैक तो दो कम से कम। और बाकी उसके बाद एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, ऐसी वीडियो और आएंगी। और वीडियो को लाइक कर दो, फीडबैक दो। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई।